नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड अपडेट। मैं हूं साधना पांडे। हम आपको कराएंगे हर एक विदेशी हलचल से अपडेट। और चलिए शुरुआत करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री यानी कि मार्को रूबियो के भारत दौरे के साथ। दिल्ली में है वो इस वक्त, और इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव 26 मई को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा, जिसमें रूबियो भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली पहुंचे रूबियो से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अहम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वैश्विक हितों के लिए भारत और अमेरिका का सहयोग बेहद अहम है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के साथ संबंधों को अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण आधार भी बताया। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक नीति के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। तो रूबियो ने भी बताया कि विदेश मंत्री के रूप में उनकी पहली आधिकारिक बैठक क्वाड देशों की बैठक थी, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस सहयोग संरचना को कितना महत्व देता है। उन्होंने कहा है कि भारत की भूमिका इस रणनीति में बेहद महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि ये बैठक भारत में आयोजित हो रही है। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं सीधे लाइव। उनका रुख हम कर लेते हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम साहब, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्को रूबियो भारत आए हुए हैं और लगातार वो मुलाकात भी कर रहे हैं, एस जयशंकर से भी मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी, उनको भारत से अमेरिका की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। क्या समझे इस पूरी रणनीति को? क्या वाकई अब प्रगाढ़ होंगे रिश्ते और ज्यादा अमेरिका और भारत के इस दौरे के बाद? अमेरिका और भारत में बीच में जो तनाव आया था, निश्चित रूप से वो एक चिंताजनक पहलू था। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ट्रंप के जो टैरिफ नीति से प्रारंभ हुआ और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ, इसके बाद जो ऊर्जा का संकट हुआ, उसमें भारत को भी बहुत पीड़ा हुई निश्चित रूप से। यद्यपि हमारे प्रधानमंत्री का रुख बड़ा स्पष्ट था। उन्होंने तो पुतिन तक से कह दिया था कि आज का समय युद्ध का नहीं है, युद्ध से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर कोई समस्या है तो उसका निदान डिप्लोमेसी और डायलॉग से होना चाहिए। इतने दिन परेशान होने के बाद अब जब उनको अमेरिका को ईरान से काफी कुछ मशक्कत करना पड़ी, उनके सभी प्रयास, सभी धों दपट और नष्ट कर देने की, पूरी संस्कृति को खत्म करने की भी धौंस देने के बाद भी और अधिकतम शक्ति प्रदर्शन करने के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं मिला, तो वो दौड़े दौड़े कहाँ गए? चीन गए। चीन से भी उनको उम्मीद नहीं मिली। अब जो है उन्होंने अपना रुख थोड़ा नरम किया है। अब हमको उम्मीद करना चाहिए ये सकारात्मक और रचनात्मक हो, इसमें विद्वेषता ना हो, इसमें छलन छद्म ना हो। लेकिन यहाँ यद्यपि कोलकाता आए हैं, कोलकाता के बाद माइक्रो जो है दिल्ली आए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, क्वाड की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे, वो आगरा भी जाएंगे, जयपुर भी जाएंगे। इससे लगता तो ये है कि वो एक गुडविल जेस्चर विजिट है। लेकिन एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई है, और वो डिप्लोमेटिक भाषा में उसको गहराई से समझना पड़ेगा कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका अपनी घुसपैठ क्यों कर रहा है, और उसने बांग्लादेश से जो MOU किए हैं उसके हिसाब से 4 बंदरगाहों का उपयोग अमेरिका कभी भी खुले रूप से कैसे भी कर सकता है। और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि दक्षिणी हमारे पूर्वी क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, वहाँ जिस तरह से विप्लव हो रही है, एक तरह की आंतरिक अशांति फैल रही है, और उसमें कहीं ये घी का काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ चीन भी एक्टिव है, और वहाँ जो कुकीज और उनके बीच में एक संघर्ष कभी कभी चलता है। उनको हथियार जो मिल रहे हैं, ऐसा अनुमान है कि वो अमेरिकन हथियार भी हैं, दूसरी तरफ जो है चाइनीज हथियार भी हैं। तो इस तरह के उठापटक में इनकी शामिल होना, और दूसरा जिस तरह से जियोपॉलिटिकल में कूटनीतिक लोग ये कहते हैं कि हार्मुज की खाड़ी से उसके जलदमरूद से अमेरिका को क्या लेने देना, अंतरराष्ट्रीय मार्ग है वो, और ये
के देश आपस में निपटेंगे। लेकिन वहाँ वो जो जबरदस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरह से आप कह रहे हैं कि घुसपैठ की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। इस पर और बातचीत आगे भी होगी, लेकिन बने भी आप हमारे साथ, कुछ और भी खबरें हैं। जिस तरीके से इस वक्त तनाव की स्थितियां ईरान अमेरिका में बनी, इसको लेकर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो अमेरिका के दोबारा युद्ध शुरू करने के लिए बीच एक अच्छी खबर है। अमेरिका ईरान हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश सबसे पहले सीज फायर को 60 दिन के लिए आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान हॉर्मुज को धीरे धीरे करके खोला जा सकता है। यह अच्छी खबर है। दोनों के बीच एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को लेकर बातचीत शुरू होने की भी संभावना है और इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ पर तनाव बढ़ने से वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मच गई है और इसका असर हर एक देश में नजर आ रहा है। तेल बाजार है, शिपिंग कंपनियां हैं, सप्लाई चेन है, सब पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर स्ट्रेट फिर से खुल जाता है, सामान्य तौर पर खुल जाता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों को राहत मिल जाएगी। ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम भंडार लंबे वक्त से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता के करीब पहुंच रहा है, जबकि तेहरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ नागरिक और ऊर्जा जरूरतों के लिए ही है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो एक्सपर्ट हैं और इस पर ज्यादा प्रकाश भी डालेंगे। सर, एक तरफ तो देखिए अमेरिका तो कह रहा है कि बातचीत अच्छी हो रही है, 50-50% चांसेस है, लेकिन इस खबर के बीच एक और खबर आ गई है। ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम को नहीं सौंपेंगे। तो ये मसला कहां पर जाकर हल होगा आखिर, क्योंकि दोनों ही देशों के बयान अलग अलग दिखते हैं। देखिए, दोनों देशों के बयान जो हैं, अगर आप देखें, उनको एनालाइज करें तो पिछले 80 दिनों के भीतर ट्रंप महोदय ने जो बातें की हैं, निश्चित रूप से उनको सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं ईरान घुटने पर आ गया है, फिर कहते हैं कि अभी खुलने वाला है, फिर कहते हैं कि हम उसको नष्ट कर देंगे। लेकिन ये जो कुछ भी है कूटनीतिक भाषा में, इसका कोई महत्व नहीं है। शांति की खबर आ रही है, होगी, अंततः शांति तो आएगी। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी शांति आ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आई, कैसे भी आई, महाविनाश के बाद आई। तो यहाँ भी जो है अंततः आपको युद्ध तो रोकना पड़ेगा। युद्ध कब रुकता है? या तो कोई जीतता है या कोई हारता है, या दोनों समझौता कर लेते हैं। अब समझौता के लिए जो अड़चने हैं वो ये है कि पहली चीज तो ये है कि वो जो ईरान के ऊपर बंदिशें लगाई हैं उनको हटाइएगा, ब्लॉकेट किया है उसको हटाइएगा। $217 बिलियन का डैमेज हुआ है, या तो आप दीजिए या हार्मुज की खाड़ी से वो वहां से जलदस्यु से जो भी जहाज निकलेंगे उनसे वो टैक्स वसूल करेंगे, जिससे अपनी क्षतिपूर्ति कर सके। अब ये तो ईरान की बातें हैं। अमेरिका को कहने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि इनके पास एनरिच्ड यूरेनियम 440 किलोग्राम का मौजूद है, जो 60% एनरिच्ड है। वैसे अगर नॉर्मल पावर प्लांट में देखा जाए तो 3.5% एनरिच्ड यूरेनियम पर्याप्त होता है पावर प्लांट के लिए, बिजली बनाने के लिए, परमाणु बिजली घर से। लेकिन और थोड़ा अगर संवर्धित करते हैं तो उसका उपयोग मेडिसिन में किया जा सकता है। लेकिन 60% एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार रखना इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से भविष्य में ये एटम बम बना सकते थे। और इस बीच में उन्होंने कितनी तैयारी कर ली, क्या किया होगा, इसके बारे में पश्चिमी मीडिया को और जहां तक मोसाद को भी उसके बारे में खबर नहीं है। हालांकि अब ईरान का ये कहना है कि जो पिछली बार बमबारी की थी B-2 विमानों से वो इजराइल ने, उसमें जो है परमाणु का जितना भी उनके पास साधन था वो सब जमीन के अंदर दब गया है। अब उसको निकालना जो है इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये कितना सत्य है इसके बारे में भी अभी चिंताजनक बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 ग्राम यूरेनियम की कीमत करीब सोने से 1800 गुना ज्यादा है। हाँ। ऐसे में वो अपनी संपत्ति क्यों उसको सौंपेगा और किस कारण सौंपेगा? तो ये भी संभव है कि उन्होंने उसको अपने कुछ ऐसे ठिकानों पर, या तो रशिया हो सकता है या चाइना हो सकता है, और
क्योंकि चाइना का जो माल जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई हल निकालना होगा, क्योंकि यूरेनियम को ऐसे सौंप देना अमेरिका को, तो ईरान को भी ये बात ठीक नहीं लग रही है। देखते हैं कि ये जो जंग है कहाँ जाकर खत्म होती है, क्या इस पूरे मसले पर बातचीत आगे बढ़ती है, क्योंकि 60 दिन के सीज फायर पर तो बातचीत हो रही है कि अब 60 दिन तक और सीज फायर रहेगा, यानी कि थोड़ी राहत तो मिलने वाली। बने रही सर हमारे साथ, कुछ और भी खबरें आगे जिस पर हम आपसे बात करेंगे। तो पाकिस्तान की अब बात होगी, जहाँ पे एक बड़ा हमला आज हुआ है। क्वेटा में एक आर्मी ट्रेन को निशाना बनाया गया और भयानक बम धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 24 से जवान और आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रविवार को पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में सेना के जवानों को लेकर जा रही एक ट्रेन में धमाका होने से कम 24 लोगों की मौत हो गई। यह हमला प्रांतीय राजधानी क्वेटा में हुआ है, जिसमें अभी तक 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। ट्रेन का एक डिब्बा तो पूरी तरह से टूट फूट कर गिर गया था। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पे धुएं का गुबार नजर आया। हमला इतना भयानक था कि लोग मलबे में चढ़कर जिंदा बचे लोगों की तलाश करते हुए नजर आए हैं। तो बड़ा हमला पाकिस्तान में हुआ है और इसके पीछे किसका हाथ है ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, देखिए पाकिस्तान में पहली बार तो ऐसा नहीं कि उनके खुद के घर में हमला हुआ हो। कहा जा रहा है कि BLA के पीछे हो सकता है, लेकिन जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया है यही ट्रेन बार बार निशाने पर आती है। इससे पहले भी हमने खबरें देखी, इस ट्रेन को हाईजैक भी कर लिया गया था। तो क्या समझें कि जो दुनिया को जो आतंकवादी दे रहा है, आतंक की पाठशाला बना रहा था जो अपने ही घर में, उसके घर में अब धमाके होने लगे और घर में ही, यानी कि BLA के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं अब साफ तौर पर पाकिस्तान का ही। निश्चित रूप से BLA की जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो पूरी तरह से युद्ध में उलझी हुई है और जहां जहां भी उनको पुलिस के जवान दिखते हैं, पाकिस्तानी सैनिक दिखते हैं, मौका पाते ही वो उनको हलाक कर देते हैं। न केवल यहाँ, उधर आप अफगानिस्तान की बॉर्डर पर देख लीजिए, पाकिस्तान में वहां भी पाकिस्तान अंदर जाकर बमबारी करता है और जो तालिबान जो उनके बाशिंदे हैं जिनको कभी पाकिस्तान नहीं पाला था, तालिबे पाकिस्तान, और उनके लड़ाके अंदर घुस कर सैनिकों को मार रहे हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से कगार की जगह पहुंच चुका है, दिवालिया हो सकता है। फिलहाल चूंकि उनको ट्रंप का थोड़ा सहारा मिल गया, लॉलीपॉप उनको खिला दी गई है, IMF ने भी उनको थोड़ी बहुत राहत दी है, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात ने और दूसरे अरब के कंट्रीज ने उनको जो कर्ज दिया उनको कहा है कि आप जल्दी से जल्दी लौटाइएगा। वो हो सकता है कि उसके कारण पाकिस्तान अब दिवालियापन पर आ जाए। हाँ। लेकिन वो आर्थिक स्थिति संकट तो अलग है, लेकिन जनता की वहाँ जो हालत है बहुत ही खस्ता है और वहाँ राजनीति नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो कुछ है मुल्ला मुनीर के हाथ में, मुल्ला मुनीर जो है अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर है। अब वहाँ कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि वहाँ पर कब क्या हो जाए। उनके खुद के घर में इस वक्त आग लगी हुई है, लेकिन दुनिया को जलाने की कोशिश में पाकिस्तान हमेशा रहता है, लेकिन अपनी मुंह की खानी पड़ रही है। अब बने रही हमारे साथ, एक और खबर है, एक आखिरी खबर जिस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। ये खबर अमेरिका से, जहाँ पे राजधानी वाशिंगटन DC में प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स व्हाइट हाउस के पास रविवार यानी कि आज गोलीबारी की घटना सामने आई। घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी करने वाला संदिग्ध हमलावर जो है यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के जवानों की कार्रवाई में घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उसकी मौत हो गई है। व्हाइट हाउस परिसर के बाहर करीब 30 राउंड गोलियां चली हैं और इस तरह की आवाजें सुनने के बाद वहां पे हड़कंप में बच गया था, लेकिन नियंत्रण में हालात को कर लिया गया है। मौके पर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर काश पटेल ने बताया है कि FBI की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। सीक्रेट सर्विस की जो मदद है वो की जा रही है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका और उसमें भी राष्ट्रपति ट्रंप, जिनके व्हाइट हाउस की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, पहली बार है नहीं दूसरी बार हमला हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप के आसपास जब वो मौजूद रहे हो और इस तरह से हमला किया गया हो। देखिए, हमला ये लगभग चौथी बार प्रयास किया और पहली मर्तबा तो जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे चढ़ गई थी और कान के पास से गोली निकल गई। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी, अगर गर्दन समय रहते ना हिलाई होती तो वो सीधी गोली उनके सिर में लगने वाली थी। रहा सवाल ऐसा क्यों हो रहा है और व्हाइट हाउस के वहां पर सीक्रेट सर्विसेज क्या कर रही है। हकीकत में इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि वहाँ जो गन कल्चर है, आप कहीं से भी जिस तरह से यहाँ से आप सब साग सब्जी खरीदते हैं या किराना का सामान खरीदते हैं, साबुन बट्टी खरीदते हैं, इस तरह किसी भी दुकान पर जाइए आप हथियार खरीद लीजिए। तो गन कल्चर जो है अमेरिका का एक सबसे बड़ी समस्या है।
इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि नवयुवक या नाबालिग लोग जाते हैं, अपने पिताजी का या घर का बंदूक उठाकर लाते हैं और पब्लिक प्लेसेस पर आकर धनाधन मार देते हैं। इसके पीछे रंग-भीति नीति होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, या दूसरा जो कारण होता है व्यक्तिगत दुश्मनी भी होती है। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो पूरा का पूरा दोष जाता है FBI और वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज पर जाता है। उन्होंने इतना बारीकी से नजर क्यों नहीं रखी? क्योंकि व्हाइट हाउस के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं। रहा सवाल ये व्यक्ति जो मारा गया है, इसका पूरा इतिहास से पता लगा है कि ये साइकिक था, मनोवैज्ञानिक रूप से ग्रस्त था, एक तरह से अर्ध पागल था। तो ऐसे अर्ध पागलों की वहाँ कोई कमी नहीं है। कारण ये है बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है कि कैसे सिक्योरिटी को भेद कर वो व्हाइट हाउस के अंदर दाखिल हो जाता है, परिसर में गोलियां चला देता है। अब सवालों के जवाब जो है जांच के बाद मिलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। और इसके साथ ही वर्ल्ड अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।